शीतल, लड़ाई अब दरअसल मोदी मॉडल एक हम कह दें जन कल्याण का, लाभार्थी बनाने का, एक केजरीवाल मॉडल, और अब ये जो कांग्रेस का एक मॉडल है वो जो समाजवाद का एक वो जो झलक दिख रही है कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों के हम साथ हैं, महिलाओं के लिए हम जो कर सकते हैं, करना चाहते हैं वो हम करके रहेंगे। ये अब मॉडलों की लड़ाई भी दिख रही है आपको। देखिए, उदारवादी अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हमने पिछले 20-30 सालों में ली हैं, जो दुनिया में ली हैं, उससे जो चीजें हो रही हैं उसको एड्रेस किए बिना कोई राजनीति नहीं कर सकता। वो हो क्या रहा है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, उनकी संख्या और बढ़ती जा रही है, उनकी हालत और खराब होती जा रही है, और जिनके पास धन संचयन हो रहा है उनकी संख्या कम होती जा रही है और उनका संचयन बहुत बढ़ता जा रहा है। अब स्थिति यह है कि अभी विश्व बैंक ने बताया है कि 22.7% की दर से दुनिया में सबसे तेज बेरोजगारी की दर आपके यहां है। जो CMI बता चुका है कि करीब 35% लोग तो ऐसे हैं, काम करने लायक जो लोग हैं, जो अब काम मांगने ही नहीं जा रहे हैं। आप अपने देश की हालत देख लीजिए, जब एक बहुत बड़ी आबादी को आप ये कह के श्रेय लेते हैं कि 81 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, तब वो उनकी एक तरह से मदद कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में 4 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी दे रही है, जिसमें से 2.25-3 लाख करोड़ तो वो दे रही है इसी खाद्यान्न योजना में, जो बहुत बार बढ़ाई जा चुकी है और हर चुनाव से पहले अब ये अंतहीन हो गई है। तो राज्यों को क्या कहेंगे? राज्यों के सारे वायदे करीब 5 लाख करोड़ के हैं, लेकिन राज्यों के नीचे जो जनता है वो तो बहुत कठिनाइयों में है ना। और राज्यों को जो केंद्र से मिलने वाला जो बंटवारा है वो धीरे धीरे अनइवन होता जा रहा है। उसकी किस्त की लड़ाई अलग बार बार चलती है, समय पे वो भुगतान उनको नहीं होता, तो राज्य अलग से आर्थिक रूप से टूटते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर उनको राजनीति करनी है तो उनको वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जिससे वो, भाई प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं राज्यों के बारे में कि रेवड़ी मत बांटो। आप तो 4 लाख करोड़ पहले बांट दे रहे हैं। आप लोगों को घर बनाने के लिए 1.25 लाख रुपया दे रहे हैं, टॉयलेट बनाने के लिए आपने 12,000 दिया, किसान को आप 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्तें दे रहे हैं, सबको आप फ्री अनाज दे रहे हैं, फिर सबकी लिस्ट बीजेपी कार्यकर्ता और RSS कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि जाके लाभार्थी बता के कि तुमको ये लाभ मिला है, हमको वोट दो। आपने तो अपना राजनीतिक हथियार इस्तेमाल कर लिया। चूंकि आप केंद्र में हैं, आपके पास पहले बजट का हिस्सा, वो जो टैक्स का हिस्सा पहले आपके पास पहुंचता है, उससे आप अपने आप लाभार्थी हैं। अब राज्य को, जिसको आप अपने यहां से फिर बाद में देते हैं तरसा तरसा के, विपक्ष के अलग अलग राज्यों की सबकी ये शिकायत है, वो चाहते हैं कि वो सूखी राजनीति करेगा, और जबकि उसके नीचे ही तो वो गरीब जनता रहती है। मतलब मैं राजनीति को मैं थोड़ा जुए के खेल से भी जोड़ दूं, और ये ऊंच नीच बड़ी होती है राजनीति में शीतल। तो बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जन कल्याण या लाभार्थी वाले जो कार्ड्स हैं, पत्ते, वो सारे खुल चुके हैं। अब वो ये देख रहे हैं भाई वो और क्या, विपक्ष अपने पत्ते क्या खोलेगा और वो पत्ता बड़ा तो नहीं निकल जाएगा। असली बात यही है, क्योंकि उनके पत्ते वो 2-3 चुनावों में यूज हो चुके, हर राज्य के चुनाव में यूज हो गए, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के भी चुनाव में इस्तेमाल हो गए। इतनी बार रगड़ने की वजह से अब जनता को उसकी आदत सी हो गई है, अब वो असर नहीं कर रहे हैं। जबकि विपक्ष हर राज्य चुनाव में अलग अलग ढंग से कुछ नए वायदे लेके आ रहा है, और लोगों में जो आर्थिक विपन्नता की वजह से फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस करने में बीजेपी से ज्यादा विपक्ष कामयाब होता मिल रहा है। आपने जो आर्थिक विपन्नता की बात की, जो डिवाइड है, IMF के आंकड़े को छोड़िए ना, मैं तो दत्तात्रेय होसबोले सर कार्यवाह हैं, और वो भी जो आंकड़े बता रहे हैं वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े हैं कि 1% लोगों के पास देश की कुल 42% संपत्ति है। 10% लोग देश की कुल कमाई का 57% अपनी जेब में डाल ले जाते हैं। 50% लोग, उनके पल्ले हाथ 13% कुल कमाई आती है, और देश में 50% नीचे की जो आबादी है उसकी आय 4,500 रुपए भी नहीं है। तो इस आर्थिक विषमता, ये बढ़ती खाई के बारे में तो दत्तात्रेय होसबोले एक बार नहीं कई बार बोले हैं। तो ये अमीरी गरीबी का खेल भी इन रेवड़ी के नैरेटिव में जुड़ रहा है क्या? वो है ही है भाई। 50% औरतें आपकी एनीमिक हैं, 38-40% बच्चे आपके एनीमिक हैं। इन सबको आपको, अगर आप सामान्य भोजन भी नहीं दिला पा रहे हैं,
और देश में जो औसत गरीबी आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, और 10 करोड़ लोग अभी ऐसे हैं जो राशन कार्ड लेने की लाइन में है। यानी 90 करोड़ लोग ऐसे हैं इस समय जिनको आपको राशन देने की जरूरत है, उनको राशन लेने की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के वायदे राजनीति करने के लिए जो विपक्ष है, जहां जहां जिस रूप में भी है, उसके पास है क्या? वो क्या बोलेगा अगर वो नहीं उनके पास ये सब लेके जाएगा? क्योंकि वो इतने बुरे हाल में है कि उनको सपोर्ट की जरूरत है। आप आजादी के बाद से केरोसिन पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, सब पे ये सब्सिडी अलग अलग तरह से देते आए हैं। हमारे देश में ये पहली बार कोई नहीं हुआ है और न जादू हुआ है। अब आप जिस कथित आर्थिक संपन्नता की बात कर रहे हैं, अगर उसके फल सिर्फ कुछ हाथों में जा रहे हैं और बाकी सब लोगों को दरिद्र बना रहे हैं, तो इसके अलावा रास्ता क्या है? मास पॉलिटिक्स में करना ही पड़ेगा। नीरजा इनके लोग चौधरी, भी क्या करेंगे, दूसरे भी दरअसल करेंगे। ये जब हम रेवड़ी की बात कर रहे हैं, जन कल्याण की बात कर रहे हैं, इसमें बड़ी तस्वीर जो सामने पेश होती दिखाई दे रही है राजनीतिक लिहाज से, वो है कि अमीर बनाम गरीब का खेल भी अब राजनीतिक दल उसमें घुस गए हैं क्या? ये लड़ाई अमीर बना, भाई गरीब के साथ कौन है? और गरीब की अपने आप में उसमें भी कई वर्ग आ जाते हैं। क्या ये भी होता दिख रहा है आपको? तो ये तो काफी समय से क्लियर है संदीप। कई प्रधानमंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो आपको गरीबों का वोट लेना पड़ेगा। ये इंदिरा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था, ये वीपी सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था, और औरों ने भी ये कहा है। तो अगर गरीब का वोट आपको, और गरीब की तादाद बहुत बड़ी है, जो पिछड़े हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ उनके हाथ में देना है। और जो ऑर्गेनाइजर में हाल में जो आर्टिकल निकला, उसमें कहा गया कि हिंदुत्व और मोदी का जादू पर्याप्त नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको भी आभास है कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, इकोनॉमिक कठिनाई जो लोग, जिससे लोग आज जूझ रहे हैं, वो कठिन चीज होती जा रही है, उसका असर चुनाव पे होने वाला है। तो आप ये कैसे करेंगे? आप, जैसा मैंने शुरू में कहा कि रोजगार तो क्रिएट किए नहीं कर पाए जितना की प्रॉमिस था। और जो महंगाई है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों के सामने बहुत ही मुश्किलें हैं। तो कहीं ना कहीं देश को, कोई भी जिसको वेलफेयर स्टेट कहेंगे, डेमोक्रेटिक स्टेट कहेंगे, अगर आप 2 रुपए फ्री अनाज देते हैं उनको जिनको खाना नहीं मिल रहा, तो उसी पार्टी की तरफ, उसी सरकार की तरफ लोगों का झुकाव होगा। और कोई भी देश, मैं मानती हूँ कि कुछ बेसिक्स हमें सोशल वेलफेयरिज्म के तहत देने ही पड़ेंगे जब तक गरीबी हटती नहीं इस देश से। और जो फिर से मैं कहूंगी, लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है। और हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है देश के सामने, और भी ज्वलंत होने वाला है, वो रोजगारी है। बिल्कुल रोजगार है, और ये जो फ्रीबीज हैं कहीं उससे जुड़ती हैं, ये मैं लगातार मेंटेन करता आया हूं। पर संजय, आपने इतने सालों से चुनावों को ट्रैक किया है, पिछले 9 सालों में हमने एक देखा है, 2 मुद्दे वो बड़े मुद्दे रहे हैं, सेंट्रल थीम रहे हैं। एक तो राष्ट्रवाद और साथ हिंदुत्व का पुट। तो बाकी मुद्दे, और ऐसा नहीं है कि ये महंगाई, बेरोजगारी ये अभी उठे हैं, इनकी गूंज हमें अलग अलग टाइम पर सुनाई देती रही है, पर वो कहीं गौण हो जाते थे। पर राष्ट्र और मुद्दों की एक टाइमलाइन होती है, एक एक्सपायरी डेट भी होती है। वो मतलब ऐसी कोई निरंतरता नहीं है कि एक मुद्दा है सालों साल तक वही चलता रहेगा। तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व क्या थोड़े कमजोर हो रहे हैं, और लोगों की जो निजी परेशानियां हैं वो थोड़ी ऊपर की तरफ आती दिख रही हैं क्या? क्या इस तरह का कुछ आपके जो एनालिसिस, सर्वे करते हैं, कुछ आपने फाइंडिंग पाई है? बिल्कुल संदीप, अगर मैं पिछले 2 साल में जितने हमने सर्वेक्षण किए, कई राज्यों के चुनाव हुए, सारे राज्यों के चुनाव में हमने पोस्ट पोल सर्वे किया, और 2-3 सवाल हम हर सर्वे में पूछते आ रहे हैं, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि लोगों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे लोगों की तादाद जो कहते हैं महंगाई से परेशान है, जो कहते हैं महंगाई बढ़ी है और उससे उनको परेशानी उनकी बढ़ी है। बेरोजगारी की अगर बात करें कि सरकार ने काम कैसा किया है,
रोजगार उत्पन्न करने की स्थिति में, तो तमाम सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब जगह पे लोगों ने कहा कि सरकार का काम रोजगार उत्पन्न, रोजगार सृजन करने में अच्छा नहीं रहा। दो चीजों पे लोगों की एंग्जाइटी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो आपका जो दूसरा मुद्दा है, राष्ट्रवाद क्या कमजोर दिखाई पड़ता है, हिंदुत्व क्या कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ता है, मुझे लगता है राष्ट्रवाद मुझे कमजोर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। हिंदुत्व भले ही कमजोर होता हुआ हो जाए, लेकिन राष्ट्रवाद में सिर्फ हिंदुत्व का पुट नहीं है। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं भी उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। राष्ट्रवाद में कई चीजों का एक तरह से समावेशन है। हिंदुत्व उसका एक एलिमेंट है। राष्ट्रवाद में एक स्ट्रांग लीडर का एक इनपुट है। अभी प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों के दौरे पर गए थे और जो तस्वीरें आई उससे भी राष्ट्रवाद को बल मिलता है। लोगों को लगता है हमारा देश दुनिया के देशों में आगे के कतार पे जाता हुआ दिख रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा जो होने वाली है और जो तमाम खबरें आ रही हैं, उन सब से राष्ट्रवाद को बल मिलता है। तो हिंदुत्व का पुट भले ही कमजोर पड़ जाए, राष्ट्रवाद का पुट मुझे कमजोर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। कमजोर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में अवैध दुबे, देखिए बहुत से लोगों से जब मैं चर्चा भी करता हूं और ये सवाल कि भाई 100 रुपए पेट्रोल है, 90 रुपए डीजल है, ये तो मैं दिल्ली के दाम मोटे मोटे बता रहा हूं, और $60 प्रति बैरल पर अब हम खरीद रहे हैं। 120 से आधे में आ गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें। हमें क्यों नहीं मिलता, या 1150 रुपए गैस क्यों दिया के दाम हम क्यों दें? कि देखो जी सड़कें बन रही हैं। और घूमते घूमते बात जो संजय कह रहे हैं कि देखिए देश की इज्जत, देश का मान कितना बढ़ा है, तो वो राष्ट्रवाद की जो एक झलक दिखाई दे रही है, वो क्या इन मुद्दों पर हावी होगी, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है? देखिए, संजय जी ने जो बात कही है वो बात उनकी सही है, लेकिन मैं जरा उसको दूसरी भाषा में कहना चाहूंगा। लोग राष्ट्रवादी हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। राष्ट्रवाद की भावना कभी कमजोर नहीं होगी। राष्ट्रवाद और देशभक्ति आपस में मिल जाते हैं तो उसके बाद उसकी भावना बहुत मजबूत हो जाती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक फील गुड नैरेटिव चलाने में बहुत महारत हासिल है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें जो कारपोरेट शक्तियों द्वारा नियंत्रित है, वो सब मिलकर एक फील गुड नैरेटिव चला रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। उसी में जो फोटो अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे प्रधानमंत्री गए तो वहां पर जो फोटो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नेताओं से गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनको विदेश नीति की सफलता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, जबकि वो फोटो अपॉर्चुनिटी है, वो विदेश नीति की सफलता नहीं है। लेकिन जनता को वो बात उस तरीके से थमाई जाती है कि ये एक मजबूत नेता है, ये एक सफल नेता है, ये देश का नाम ऊंचा कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में कोशिश ये होती है कि जो आर्थिक समस्याएं हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें किसी तरीके से उनके दिमाग के स्तर पे, उनके सोच के स्तर पे पृष्ठभूमि पे चली जाए। दूसरी तरफ एक सब्सिडी तंत्र भी काम कर रहा है, तो वो सब्सिडी तंत्र का भी लोगों पे असर रहता है कि भाई खाते में पैसे आ रहे हैं, कुछ चीजें फ्री मिल रही है और आगे मिलने की संभावना है। कहा जा रहा है कि इस बार इतना मिल गया, आप चुनाव जीते तो अगली बार फिर ये भी मिलेगा। तो ये सब मिलकर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको बंद करने के प्रयास लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, अब विपक्ष जो है जी, मेरे ख्याल से ये स्थिति है। ठीक है शीतल, छोटा सा एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे भी चाहूंगा। कौन समझा पाएगा कि असल जल कल्याण मैं कर रहा हूं, लड़ाई यहां पर आएगी क्या आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें तो ये होता है कि किस समय किसको जनता में ज्यादा स्वीकृति प्राप्त है, उसकी बात पे विश्वास कौन कर रहा है। 2019 में जो भी कारण उसके रहे हों, लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे राज्यों के चुनाव में हमने देखा कि उन्हीं लोगों ने मोदी जी की बात पे उतना विश्वास नहीं किया। अब हमें नहीं मालूम कि आने वाले वर्ष में लोग किस पर विश्वास करेंगे, कितना करेंगे, लेकिन ये कोई एक परमानेंट फीचर नहीं है कि मान लीजिए किसी एक पर पिछले चुनाव में किसी बात पर लोगों ने विश्वास कर लिया तो वो हर चुनाव में उसके बाद उस पर करते रहेंगे। गरीब किसको गरीब करेगा, ये सवाल लगातार कौन देगा? राजनीतिक तौर पर गरीब किसको गरीब करेगा? अब देखिए, कुछ अभी से क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि अब सब लोग इस तरह के फार्मूले बना के अब सामने हैं। केजरीवाल से आप कह सकते हैं, केजरीवाल ने इसका उनको श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने एक पैकेज दिया जिसको स्वीकृति मिली,
और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया और अब सबने कर दिया। अब आप सबने मध्य कर प्रदेश दिया